दिल्ली फसादात मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मुलजमीन को जमानत दे दी है। जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुलजमीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फसाद के दौरान अपने ही लोगों पर हमला करे, ये बात नाकाबिले यकीन है। पच्चीस फरवरी को कोलकाता के मटिया ब्रिज में MIM का पहला अवामी जलसा मुनक्किद होगा। जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इस जलसे में असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। बंगाल असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान के साथ असदुद्दीन ओवैसी का ये पहला अवामी जलसा होगा। मटिया ब्रिज मुसलमानों की कसीर आबादी वाला पसमानदा इलाका है। MIM लीडरान ने मटिया ब्रिज के जलसे से पार्टी के 3 लोगों को जोड़ने की उम्मीद जताते हुए तृणमूल कांग्रेस पर MIM के लीडरान को हिरासत करने का इल्जाम लगाया। कलकत्ता में 25 फरवरी के लिए जो सो हमने पिटीशन डाली है और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान ज़मीर भाई साहब और इमरान साहब दिन रात मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह अभी मिटिया बुरुज पे हमने जलसे के परमिशन के लिए डाला है। हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। 25 तारीख को जलसा होगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मगरबी बंगाल के हज़ारों नौजवान उनकी आवाज़ और अपनी सरजमीन पर सुनने के लिए बेचैन हैं। वो आएंगे, अपना पैगाम देंगे। कुछ हमारे लीडर जो यानी कुछ तो ऐसे थे जो हमारे पार्टी से निकाले हुए थे, जिसको TMC ने डेकोरेट करके अपना स्टेज सही किया। उनके जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ा। कुछ हमारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी दिनों से काम किया था और TMC का जुल्म जबर से तंग आकर वो TMC के साथ गए। उनको जेलों में रखा गया, बिला वजह 2-2 महीना लॉकअप में रखा गया। अयोध्या में ज़ेरे तामीर राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला JDS के लीडर HD कुमारस्वामी के बयान पर BJP और संघ परिवार की तंजीम में चरागमा है, लेकिन JDS पार्टी कुमारस्वामी के बयान का दिफा कर रही है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने JDS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान से खास गुफ्तगू की। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा देने और न देने वालों के घरों की निशानदेही की जा रही है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने यह इल्ज़ाम आयद किया है। इस बयान पर काफ़ी बहस हो रही है। इस वक्त हमारे साथ JDS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान मौजूद हैं। खान साहब, बताइए आपके लीडर के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे लीडर का बयान के बारे में तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि इल्ज़ाम दिए। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, बल्कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उन्होंने हकीकत बयान की है। हकीकत तो यही है, इसलिए ये इल्ज़ाम के बजाय हकीकत हो सकती है कि इन्होंने निशान लगाते जा रहे हैं। वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद सपूत और एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कोई फालतू आदमी नहीं है कि किसी का सुना किसी का कहा उस पर स्टेटमेंट कर दे। उन्होंने जब स्टेटमेंट किया होगा तो इसमें 99% 91 क्या 101% इसमें सच्चाई होगी। जिसमें सच्चाई होती है वो इल्ज़ाम नहीं हो सकता, वो हकीकत बयान की है। उनके इस बयान की खुद BJP संघ परिवार ने काफ़ी मजम्मत की है और ये बात कही है कि ये जो है सिर्फ सियासत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे मुझे एक बात बताए, इस तरीके की सियासत करके हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर को या श्रीमान देवेगौड़ा को या कुमारस्वामी को इससे सियासी फायदा कहाँ होने वाला है? उन्होंने गलत को गलत कहा है और आज के दौर में गलत को गलत कहना बहुत बड़ा गुनाह है और उसको यहाँ तक कि देश का गद्दार तक कहा जा सकता है। तो मैं थैंक यू कहता हूँ कि यहाँ के संघ परिवार को और BJP हुकूमत को कि कुमारस्वामी जी को इस मुल्क का गद्दार नहीं कहा गया क्योंकि उन्होंने सच कहा है। यानी कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हुए एक तबके को निशाना बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। यकीनन
देखिए, राम मंदिर को चंदे की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। 14,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं पैसे। प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ का है, 3,000 करोड़ एक्सेस है, तो चंदे की क्या जरूरत है? ये चंदे की आड़ में ये गहरी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। अब वो ऊपर वाला बेहतर जानता है, यानी तो वो जिन्होंने मंसूबा बनाए वो लोग बेहतर जानते हैं कि ये निशानदेही का मतलब क्या है। 1892 में कायम मेरठ शहर के सबसे कदीम मेरठ कॉलेज के जिस शोबे उर्दू में बशीर बद्र जैसी उर्दू अदब की नामवर शख्सियत सदर शोबा और प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हो, उस शोबे का अलमिया यह है कि गुज़श्ता 5 सालों से यहाँ कोई मुस्तकिल प्रोफेसर की तकर्रुरी अमल में नहीं आई है और उर्दू के तलबा की तालीम रिटायर्ड प्रोफेसर के रहमो करम पर जारी है। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की ये खास रिपोर्ट। मेरठ कॉलेज के शोबे उर्दू में 2015 तक डॉक्टर खालिद खान और प्रोफेसर यूनुस गाजी मुस्तकिल उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। 2014 में डॉक्टर खालिद और 2015 में प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस गाजी के रिटायर होने के बाद से शोबे में मुस्तकिल उस्ताद की 3 नशिस्तें खाली हैं और तलबा और तालिबात का तालीमी सिलसिला ट्यूटर और आरजी उस्ताद के भरोसे चल रहा है। 2015 में खिदमत से सबकदोश होने के बाद डॉक्टर यूनुस अब आर्जी तौर पर अकेले इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इस साल तो शोबे को बंद होने से बचाने के लिए बगैर किसी उजरत के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि सब मिला कर के 60 बच्चे हैं। क्योंकि यहाँ जब टीचर नहीं हैं, मैं भी रिटायर्ड हूँ और 3 जगहें हैं यहाँ, 3 जगहें हैं यहाँ, लेकिन कमीशन से कोई आज तक आया नहीं है अभी। तो मैं इसलिए यहाँ आता हूँ कि डिपार्टमेंट खुले, बच्चों का नुकसान न हो। अगर मैं आना बंद कर दूँ तो शायद डिपार्टमेंट बंद हो जाए। मेरठ कॉलेज में शोबे उर्दू के कायम होने के बाद से ही BA और MA में तलबा और तालिबात की खासी तादाद रही है, लेकिन गुज़िश्ता सालों में तलबा की तादाद में काफ़ी कमी आई है। तालिबात का कहना है कि असातिज़ा की कमी के सबब शोबे का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम है। ये तो हकीकत है कि यहाँ पे कोई मुस्तकिल कोई इस तरह के प्रोफेसर नहीं हैं और हमारे जो प्रोफेसर हैं यूनुस गाजी साहब, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो उसी तरीके से हमें पढ़ाते हैं जिस तरीके से कोई मुस्तकिल या परमानेंट वाले प्रोफेसर होते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये मतलब ख्वाहिश है और ज़रूरत भी है बच्चों की कि यहाँ पे जल्द से जल्द गवर्नमेंट यहाँ एक कोई अच्छे प्रोफेसर भेजें और बच्चों का अच्छे से तालीम हासिल करें, फैज़याब हों। और मुझे लगता था कि कॉलेज के अंदर बहुत सारे टीचर्स होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी। ये तो ज़रूरत है हमारी स्टूडेंट्स की, क्योंकि सर हक़ अदा करने के बाद भी थोड़े से बच्चे रह जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम बहुत दूर से आते, जब हम मेहनत करके आते तो कुछ हासिल करके जाएं यहाँ से। यहाँ पे एक टीचर होना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है तबीयत ख़राब हो जाए सर की, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आए तो यहाँ टीचर नहीं होंगे। जब सर की तबीयत ख़राब होगी तो यहाँ पर एक परमानेंट टीचर होना ज़रूरी है। वहीं कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम शोबे-जात में खाली नशिस्तों पर असातिज़ा की तकर्रुरी कमीशन के ज़रिए की जाती है। कमीशन की जानिब से अब इस सिलसिले में पेशरफ्त की गई है। उर्दू विभाग में 2 पद हैं, दोनों के दोनों ही रिक्त चल रहे हैं, 2 के दोनों पद कि हम महाविद्यालय फिलहाल ट्यूटर्स के रूप में पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक से काम ले रहे हैं। महाविद्यालय में इसमें 228 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष में 54 पद रिक्त चल रहे हैं महाविद्यालय में, जिनकी अधिसूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को दे दी गई है, जिसका उन्होंने अभी फ़िलहाल ही विज्ञापन निकाला है 2022 पूरे यूपी के छात्रों शिक्षकों का, उसके अंतर्गत। मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में खाली नशिस्तों पर असातिज़ा की तकर्रुरी कमीशन के ज़रिए की जाती है, लेकिन किसी शोबे में 5 बरसों तक मुस्तकिल तौर पर असातिज़ा की तकर्रुरी के सिलसिले को मुनक़ता रखना न सिर्फ शोबे के तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करता है, बल्कि कॉलेज इंतज़ामिया और हुकूमत की नीयत पर शक पैदा करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व सड़क नितिन गडकरी की जानिब से ख्वाजा अजमेरी के उर्स के मौके पर रवाना की गई चादर को आज मज़ार ख्वाजा पर पेश किया गया।
बीजेपी लीडर असलम खान नागपुर से चादर लेकर अजमेर पहुंचे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। जो भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर है जनाब नितिन गडकरी जी की तरफ से आज चादर पेश हुई है और वो बड़े अकीदत के साथ पिछले कई सालों से गरीब नवाज की बारगाह के अंदर वो चादर बड़े अकीदत के साथ पेश करते हैं और मुल्क में अमन खुशहाली रहे, बहबूदी और तरक्की के लिए वो हमेशा दुआ करते हैं और उनकी बहुत निस्बत है यहाँ पर और वो हमेशा ये कहते भी हैं कि मैं जल्दी ही गरीब नवाज में आऊँगा। बनारस काशी विश्वनाथ की नगरी से ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर तिरंगे की चादर पेश की गई। बनारस के बुनकरों ने ये 5 फुट लंबी और 3.5 फुट चौड़ी चादर गुज़श्ता 4 महीनों में तैयार की है। इस चादर को कौमी बुनकर एक्शन कमेटी का वफ्द अजमेर लेकर पहुंचा। चादर को मज़ार ख्वाजा पर पेश करने के बाद मुल्क में अमन अमान कायम रहे, इसकी दुआ की गई। और बनारस से बाबा विश्वनाथ की धरती से ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी तक एक अमन का पैगाम लेकर राष्ट्रीय सद्भावना मिशन यात्रा लेके हर साल की तरह इस साल 26वां साल हम लोग पहुंचे हैं। दिल्ली में हम लोग ने महात्मा गांधी की समाधि पे सर्वधर्म समा की, वार मेमोरियल और अमर जवान ज्योति माल्यार्पण किया। कल हम लोग पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पर माल्यार्पण किया। प्रोग्राम करने के बाद आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे तिरंगी चादर पेश कर रहे हैं। हमारा ये चादर का मिशन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, देश की टूटने वाली ताकतों को करारा तमाचा देना है और धर्म जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भावना को देश तक पहुंचाना है, हमारा ये मकसद है। ख्वाजा अजमेरी के 890 उर्स के मौके पर अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के जरिए रवाना की गई अकीदत की चादर पेश की गई। इस चादर को हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सिफारतकार ताहिर कादरी दिल्ली लेकर पहुंचे। दिल्ली से ये चादर अजमल अली मिसाइल अजमेर लेकर पहुंचे। चादर को मज़ार ख्वाजा पर पेश करने के बाद लोगों को अफगानिस्तान के सदर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। उर्स के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शोरा ने शिरकत की और ख्वाजा अजमेरी की तालीमात पर मबनी अपने अशार सुनाए। उस्मानी मोइनी गुदड़ी शाही खान का अजमेर की जानिब से किया जाता है, जिसमें बैरूनी शायर भी यहाँ आकर अपना कलाम पेश करते हैं। पुराना मुशायरा है। 6 रजब की शाम को यहाँ मुशायरा महफिल खाने में समा खाने में किया जाता है। इसमें बाहर के पाकिस्तान, यूपी, बिहार, दिल्ली, लखनऊ, बाहर के जितने शुआरा अकराम में अपना नजराना अकीदत पेश करके गरीब नवाज की अकीदत में पेश करके यहाँ सवाब हासिल करते हैं। और काफ़ी पुराना मुशायरा है ये जो उस्मानी मोइनी गुदड़ी शाही खान का है अजमेर की जानिब। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर बेंगलुरु में जगह जगह रूहानी महफिलें मुनक़्क़िद की जा रही हैं। शहर के अमरी फंक्शन हॉल में ज़िक्र की महफिल मुनक़्क़िद हुई। मुंतज़मीन ने कहा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात और ख़िदमात को आम करने की ज़रूरत है। गरीब नवाज सरकार का तमाम हमारे हिंदुस्तान पे करम हो और हर कोई मोमिन मुसलमान को चाहिए गरीब नवाज सरकार आने के बाद जो है यहाँ जो है दीन और ईमान आया, कई लाख लोग मुसलमान हुए हैं। अभी हमें चाहिए कि उनकी छठी शरीफ जो है ज़ोर और शौक़ से मनाएं और अपने आप को जो है कुछ हासिल कर लें। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने हमें उसके महबूब बंदे जो हैं उनका गुलाम बनाया और उन्हीं के सदक़े में कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ ने रायचूर में वक्फ मल्टी स्पेशलिटी मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस चैरिटेबल अस्पताल का दौरा किया। बाद में उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि चैरिटेबल अस्पताल के तज़यीन नौ के काम मुकम्मल हो चुके हैं और कारपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इसकी तामीर अमल में लाई गई है। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये हॉस्पिटल इनाग्रेट करने का वो डेट फिक्स कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल 100% जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ के लोकल जो MLA साहब शिवराज पाटिल है
शिवराज पाटिल से हमें कंसल्टेशन करको प्रोटोकॉल के हिसाब से डेट फिक्स करेंगे। वैसा ही पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी ये करको अरेंजमेंट करको इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल इनाग्रेशन करने का प्रोग्राम तय करते हैं। भोपाल के मुमताज़ उर्दू सहाफ़ी अशफाक मशहदी की अदबी व सहाफ़ती खिदमात की याद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और अशफाक मशहदी की अदबी निगारशात व सहाफ़ती कॉलम पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल में इनकी यादगार कायम करने और उर्दू अकेडमी के जरिए सहाफ़त अवार्ड जारी करने का भी ऐलान किया। पेश खास रिपोर्ट। अशफाक मशहदी का शुमार भोपाल के मुमताज़ उर्दू सहाफ़ियों में होता था। अशफाक मशहदी का गुज़िश्ता साल कोरोना की वबाई बीमारी से इंतकाल हो गया था। भोपाल में इनके चाहने वालों ने याद अशफाक मशहदी नदवी के नाम से तंजीम कायम करके भोपाल के हिंदी भवन में सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों के साथ उर्दू के अदीबों ने भी शिरकत की और अशफाक मशहदी की सहाफ़ती वो अदबी खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। सेमिनार का इफ्तिताह मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने किया। मिस्र जी साहब बहुत बड़े मध्य प्रदेश के लेखक थे, बड़े पत्रकार थे। उनका जाना हम सब के लिए व्यक्तिगत क्षति है। आज उनकी याद में यहाँ कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम सब ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अशफाक भाई की जो राष्ट्रभक्त नीतियाँ थी देश के लिए और इंसानियत के लिए काम करने के जो जज्बा था उसको आत्मसात करते हुए हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम उनके बताए उन मार्ग पर चलेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तो उर्दू एकेडमी में जो आपने बोला अवार्ड चालू करने का, वो तो बहुत चालू करवा ही देंगे, पर उसके साथ साथ उनकी याद अच्छी हो सके और ये कार्यक्रम आगे हम हिंदी भवन में क्यों करें, उसी पार्क में करा करें हर साल। इसकी व्यवस्था अपन कर लेंगे, एक साल के अंदर अपन उसको बनवा लेंगे। मैं बात कर लूँगा किस स्थान पर होना है और अपन वहाँ पर उनका पार्क बनवा देंगे। आज उनकी याद में एक पूरे शहर की तरफ से एक जलसा मुनक्किद किया गया। याद अशफाक मशहदी नदवी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दीनदार सहाफ़ी भी थे और बुज़ुर्ग भी थे, आलिम दीन भी थे। गर्व ये कि उनकी जो ज़िंदगी है एक मिसाली नमूना थी और बहुत साबिर और शाकिर थे। यानी उन्होंने एक बहुत ही पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी जो पूरा भोपाल उनको बहुत ही इज्जत की निगाह से देखता है। प्रोग्राम में 26 मकाले पेश किए गए। अदीबों और सहाफ़ियों ने अशफाक मशहदी के इदारे कॉलम के साथ हफ्त रोज़ा अयाज के खुसूसी शुमारों के हवाले से जहां तफसील से बात की, वहीं उर्दू सहाफ़त की मुश्किलात और मियार पर भी दानिश्वरों ने अपनी अपनी राय पेश की। भोपाल के नामवर उर्दू सहाफ़ी अशफाक मशहदी साहब अभी हाल ही में हमसे रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं को याद करने के लिए ये जलसा ख़राज अक़ीदत रखा गया है और उनकी खूबियों को बयान किया जा रहा है। वो अच्छे सहाफ़ी थे, उसके साथ साथ इंसानियत के अलमबरदार थे। उन्होंने सहाफ़त में भी बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। यहाँ पर हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, एक नस्ल के बाद मामला ख़त्म हो जाता। उन्होंने यहाँ पर जो जो काम किए हैं आप उनकी फहरिस्त अगर देखें तो आयात निकाला उन्होंने 26 साल, राष्ट्रीय सहारा में उन्होंने 20 साल काम किया। उन्होंने सहाफ़त के जब आयात के 10 साल पूरे हुए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त फंक्शन किया जिसमें इंडो पाक मशायरा आयात का भोपाल नंबर सहाफ़त पर एक सेमिनार 2 अंसारी ने उसकी सदारत की और उन्होंने डायरी निकाली। ये उनके काम थे। उसके बाद भी नंबर निकालते रहे, मुस्तकिल पहले भी निकाले उन्होंने। अशफाक मशहदी नदवी ने 26 साल तक हफ्त रोज़ा अयाज की इदारत की थी। इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता रहे। उन्हें उर्दू की मियारी सहाफ़त के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। और हिंद अमेरिका तल्लुकात अमेरिका की चीन के तय पॉलिसी और कोविड वैक्सीन को लेकर अमेरिका के क्या मंसूबे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़ चुके हैं अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ेड तरार। हमने देखा कि जयशंकर ने ब्लिंकन और
क्वाड से बात की और अमेरिका का क्या मंसूबा है क्वाड के साथ। चंद दिन पहले अपने क्वाड सहयोगियों के साथ बातचीत की है और शायद अहम बात ये है कि अमेरिका ये समझता है कि क्वाड के ज़रिए हम एक खुला और स्वतंत्रता इंडो पैसिफिक को यकीनी बना सकते हैं एक साथ मिलकर। और हम ये भी समझते हैं कि आसियान का किरदार एक नेतृत्व है और ये भी हम कहते हैं कि डेमोक्रेसीज़ मिलकर दुनिया के इंतहाई मुश्किल सवालात के मुकाबला कर सकते हैं, जिनमें शामिल ज़ाहिरी बात है कोविड-19 है और क्लाइमेट चेंज भी है। और जी बिल्कुल ये भी है कि हमने मुकाबला करना है इन कंट्रीज़ के साथ जो कि डेमोक्रेसीज़ का सपोर्ट नहीं करते। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कल मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि चीन का मुकाबला करना है। क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है? जी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने स्पीच में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ कहा है साफ अल्फाजों में कि बिल्कुल हमने चीन का मुकाबला करना है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम एक तौर पर स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने चीन के साथ मुकाबला करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो हमने नहीं करना, बल्कि हमें करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज को काबू में लाने के लिए हमने ज़रूर चीन के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन ये कहते हुए बिल्कुल जब हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर, उनके पॉलिसीज़ डेमोक्रेसीज़ के साथ नहीं जाते, तो उस वक्त हम बिल्कुल तैयार हैं और हम ये अकेला नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने साथी डेमोक्रेसीज़ के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। और बिल्कुल इनमें शामिल इंडिया भी है, दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और एक करीबी दोस्त। जी, अमरीकी सदर ने कोवैक्सीन के लिए $2 बिलियन देने की बात कही और दीगर ममालिक को वैक्सीन फराहम करने में हिंदुस्तान की काविशों की सताइश की है। तो क्या अब कोविड-19 से अमेरिका कैसे मुकाबला करेगा? अमेरिका अब $2 बिलियन देगा कोवैक्स प्लान के लिए, यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है कोविड-19 को काबू में लाने के लिए। और ये सिर्फ हमारा पहला कदम है। $2 बिलियन हम मज़ीद यानी अधिक $2 बिलियन देने के लिए तैयार हैं साल के अंदर अंदर, और हम अपने साथियों और सहयोगियों के साथ भी मिलकर इस प्रोग्राम को और भी पैसे देने। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।